हेलो एवरीवन। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मैं आप लोगों के लिए पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि हम सारे आर्टिकल्स को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, बेयर एक्ट कहने का मतलब है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके एक एक आर्टिकल्स को हम लोग बारीकी से देखेंगे, और उसके साथ ही साथ एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके सारे एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, एसएससी हो या किसी भी तरह के एग्जाम से, हम पूरे पॉलिटी को बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से देखेंगे, ताकि आपको मीन्स आप कोई भी किताब पढ़िए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ तक कि मैं आपको कह रहा हूँ, आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर का सीरीज उठाइए और वहाँ से आप करके देखिए, आप सारे क्वेश्चंस को जवाब दे दीजिएगा। तो इस लेक्चर्स में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 को हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स में, और सबसे पहले इसके कंटेंट्स को देखते हैं कि क्या क्या हम इस लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 इन 4 आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, और इसके साथ ही साथ इन चारों आर्टिकल्स को पूरे डिटेल से देखेंगे कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, और उसको हम लोग टोटली इंटरप्रेट करेंगे कि क्या क्या आखिर वो कहना चाहता है। और इसके साथ ही और बहुत सारे चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कितने स्टेट्स है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, और किस तरह से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, और इनका इवोल्यूशन स्टार्टिंग से लेके अभी तक का हम लोग इसको पूरी तरह से देखने वाले हैं कि कौन स्टेट कब बना और किस तरह से बना, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से क्या क्या जो स्टेप्स है वो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग पार्ट 1 के आर्टिकल 1 पे आते हैं। देखिए, आप लोग सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? इंडिया डेट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो देखिए, ये फर्स्ट का ये अब हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला लिखा हुआ इंडिया डेट इज भारत, मीन्स इंडिया जो कि भारत है। तो यदि आपको पूछा जाए कि हमारा देश का ओरिजिनल नाम क्या है जो कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, तो उसका ओरिजिनल नाम इंडिया और भारत दोनों है। देखिए, क्या हुआ था, इस चीज़ को आप लोग समझिए। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे देश के कंट्री के नाम पे चर्चा हो रही थी, तब बहुत सारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम लोग अपने कंट्री का नाम एक ट्रेडिशनल नाम रखते हैं, जो ट्रेडिशनल नाम चला आ रहा है, जो भारत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने कहा और जिन्होंने एडवोकेट किया कि नहीं, हम लोग जो है एक मॉडर्न नाम अप्रोच करते हैं, और उन्होंने इंडिया कहा। और एट लास्टली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इन दोनों का मिक्सचर इंडिया और भारत, जो आप लोग अभी देख रहे हैं, इसको कहा। तो दैट मीन्स इंडिया डेट इज भारत। हमारे संविधान में अगर पूछा जाए कि ओरिजिनल नाम क्या है, तो इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है। अब हम लोग देखिए इसका लास्ट 3 वर्ड्स को देखते हैं। शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब ये यूनियन स्टेट्स का यूनियन होगा। तो देखिए, ये क्या शो करना चाहता है? ये शो करना चाहता है कि हमारे देश की पॉलिटी कैसा है, टाइप्स ऑफ पॉलिटी कैसा है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ यूनियंस कहा गया है, रेदर फेडरेशन, फेडरेशन नहीं कहा गया है। हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का डिस्कशन नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा संविधान एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए, B.R. अम्बेडकर, जिनको कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पितामह, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने इस फ्रेज को जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया, और उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग जो इस यूनियन ऑफ स्टेट को हम लोग यूज कर रहे हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट के जगह पे। क्यों? इसके 2 रीजन से। पहला रीजन क्या है कि जो इंडियन फेडरेशन है वो किसी भी तरह से स्टेट्स के बीच के एग्रीमेंट्स के कारण नहीं बना हुआ है, जिस तरह के से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है, बहुत सारे स्टेट्स एक साथ आए और ऑर्गेनाइज हुए, और ऑर्गेनाइज होकर एक यूनियन का, एक फेडरेशन का जो है एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। लेकिन भारत के केस में ये नहीं है। भारत में क्या है, भारत में जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो सके, इसीलिए इस पूरे यूनियन को जो है बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए? इसका कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को आप लोग अब थोड़ा सा और अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब है कि हमारा जो इंडियन फेडरेशन है वो किसी भी तरह से स्टेट्स के बीच के एग्रीमेंट्स के कारण नहीं बना हुआ है, जिस तरह के से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है, बहुत सारे स्टेट्स एक साथ आए और ऑर्गेनाइज हुए, और ऑर्गेनाइज होकर एक यूनियन का, एक फेडरेशन का सॉरी फेडरेशन का जो है एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। लेकिन भारत के केस में ये नहीं है। भारत में जो है वो अपने
जो पॉलिटी है वो यूनियन है, ठीक है। मीन्स जो है लिखा हुआ तो यूनियन है, ठीक है, बट स्पिरिट में क्या है, स्पिरिट में ये फेडरल है। स्पिरिट में फेडरल क्यों है? क्योंकि देखिए जो स्टेट और सेंटर के बीच, एक सेकेंड मैं यहाँ सेंटर लिख दिया, सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिवीजन है। पावर का डिवीजन किस तरह है? तो आप लोगों को पता होगा कि 3 लिस्ट आती है, एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इस स्टेट्स लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं सब जो है वो स्टेट्स से रिलेटेड है। वही यूनियन के लिए जो है ये यूनियन लिस्ट दिया हुआ है। और कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, इस कॉन्करेंट लिस्ट में जो स्टेट्स में भी नहीं है और जो यूनियन में भी नहीं है उन सारे सब्जेक्ट्स को इस स्टेट्स लिस्ट में डाला गया है। देखिए जो जैसे मैं आपको सेंटर लिस्ट अगर बता रहा हूँ तो ठीक है, सेंटर लिस्ट में किस किस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे जो डिफेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, जो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो रेलवे या बैंकिंग करेंसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, ये सभी जो है वो सेंटर लिस्ट में आते हैं। ये सभी जो है वो सेंटर का दायित्व है, ठीक है। यदि हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो इस सेंटर लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन आज के कंडीशंस में ये बढ़कर 100 हो गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा स्टेट लिस्ट को भी देखते हैं। स्टेट लिस्ट में किस तरह के सब्जेक्ट आएंगे आप समझिए। जो भी पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, पब्लिक ऑर्डर से, इसके अलावा पुलिस, ठीक है, पुलिस क्या होता है वो स्टेट्स के सब्जेक्ट्स में आता है। जो पब्लिक हेल्थ हुआ हमारा, या लोकल गवर्नमेंट जो आता है, एग्रीकल्चर या लैंड, ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ स्टेट लिस्ट में आते हैं। यदि हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 66 जो है सब्जेक्ट्स वो स्टेट लिस्ट में थे, लेकिन आज के कंडीशंस में ये घट के 61 हो गए हैं। एंड थर्ड वन हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग थर्ड चीज़ देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसमें कि सेंटर और स्टेट्स, ठीक है, ये दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि पार्लियामेंट सेम सब्जेक्ट्स पे कानून बनाता है तो वो ओवरराइड कर जाएगा स्टेट लॉ को, ओके। और इसमें किस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी लॉज है कानून बनाएंगे, या आप एडुकेशन को ले लीजिए, या आप इलेक्ट्रिसिटी को ले लीजिए, ये सभी क्या है, ये सभी जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो हम लोग बेसिक तो इतना समझ गए हैं कि हमारा जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच किस तरह का रिलेशन है, लेकिन फिर भी हमारा जो संविधान है उसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो लिखा हुआ है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के। तो मैंने आप लोगों को बताया कि बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि जो इंडियन फेडरेशन है वो किसी भी तरह से स्टेट्स के बीच के रिजल्ट, किसी स्टेट्स के बीच के एग्रीमेंट्स का रिजल्ट नहीं है, जिस तरह से यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये तो पहला चीज़ हुआ। इसके अलावा उन्होंने और एक चीज़ कहा, उन्होंने 2 रीजन्स दिए। उन्होंने दूसरा रीजन्स दिया कि जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको इस इंडियन फेडरेशन से सिसीड होने का पावर नहीं है, ठीक है, सिसीड होने का पावर नहीं है, मतलब ये इंडियन फेडरेशन से वो अलग नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। इंडियन यूनियन जो है, यूनियन ऑफ इंडिया, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। ये एक खुद में एक होल है जिसको कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया हुआ। तो ये हमारा आर्टिकल 1 हुआ। और थोड़ा हम लोग डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पॉइंट 1 तो हमने कर लिया। पॉइंट 2 में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट 2 में ये लिखा हुआ है कि जो भी स्टेट्स है या जो भी यूनियन टेरिटरीज है, ये जो टेरिटरीज है, स्टेट्स एंड द टेरिटरीज डियर ऑफ सेल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में जो है जो भी स्टेट्स और उनके टेरिटरीज दिए रहेंगे वही जो है एक तरह से हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट है। तो हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट टेरिटरीज क्या है, फर्स्ट शेड्यूल क्या है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, ये थर्ड देखते हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज। टेरिटरी ऑफ इंडिया कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। जब भी हम लोग टेरिटरी ऑफ इंडिया कहें तो इसका आप लोग का दिमाग में क्या आना चाहिए कि देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन शो करता है। वाइडर एक्सप्रेशन कहने का मतलब जब भी हम टेरिटरी ऑफ इंडिया कहें तो जो भी हमारा स्टेट्स हो, जो भी हमारा यूनियन टेरिटरीज हो,
और जो भी हमारा एक्वायर्ड टेरिटरीज हो, ये सभी आते हैं। ठीक है, जो भी हमारा स्टेट्स हो, जो भी हमारा यूनियन टेरिटरीज हो, और जो भी हमारा एक्वायर्ड टेरिटरीज हो। अब ये क्या है, देखिए स्टेट्स कहने का मतलब, अगर आपको इकलौता कहे यूनियन ऑफ इंडिया, आप समझिए यूनियन ऑफ इंडिया, जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूनियन ऑफ इंडिया का जिक्र हो, इसका मतलब है कि वो सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टेट्स है ओनली। और वहीं जब जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया का है, तो मीन्स स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी। ये एक्वायर्ड टेरिटरी क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये जो यूनियन टेरिटरी है और ये जो एक्वायर्ड टेरिटरी है, इन दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ये तो पहला चीज़ हुआ। और यूनियन टेरिटरी तो आप लोग समझ रहे हैं, उसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए एक्वायर्ड टेरिटरी क्या है, हम लोग जानते हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है ना। यदि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, इंडिया अगर अपना डिसीजन खुद ले सकता है, इंडिया अगर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो डेट मीन्स इंडिया कैन एक्वायर एनी फॉरेन टेरिटरीज। यस और नो? ऑफ कोर्स इंडिया कैन एक्वायर एनी फॉरेन टेरिटरीज, है ना। बाय मीन्स किसके द्वारा, चाहे वो सीसेशन के द्वारा हो, चाहे वो ऑक्यूपेशन के द्वारा हो, चाहे वो कॉन्क्वेस्ट या सब्जेक्शन, ठीक है, के द्वारा हो, किसी भी तरह से ले सकते हैं। सीसेशन कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब देखिए किसी तरह का ट्रीटी हो, या किसी ने परचेज कर दिया, किसी ने गिफ्ट कर दिया, या लीज में लिया है, या प्लेब्लिसाइट जो आपने सुना है, प्लेब्लिसाइट से लिया हो, उस तरह से। ऑक्यूपेशन मतलब किसी एक रिकॉग्नाइज्ड रूलर ने दिया हो इंडिया को, अपना मान लीजिए टेरिटरी दिया हो। या कन्क्वेस्ट मीन्स युद्ध के द्वारा, है ना। या तो समझ रहे कन्क्वेस्ट मतलब, जैसे क्या, दादरा एंड नगर हवेली को लिया, जैसे गोवा को लिया गया, जैसे दमन द्वीप को लिया गया, जैसे पुदुचेरी को लिया गया, जैसे सिक्किम को लिया गया। ये सभी क्या, ये सभी कॉन्क्वेस्ट के द्वारा ही लिया गया था ना। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी तक जो है आर्टिकल 1 को पढ़ के आप लोग कुछ चीज़ें तो समझ गए होंगे। क्या क्या समझ गए, कि अगर इंडिया का नाम पूछा जाए आपको, तो आप लोग ये कहिएगा कि इंडिया का नाम इंडिया है या भारत है। देखिए हिंदुस्तान, इस तरह का कुछ नाम इंडिया का ऑफिशियल नाम नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ऑफिशियल नाम जो है वो इंडिया है और भारत है। दूसरा, टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है, तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन स्पिरिट में जो है वो फेडरेशन है, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिवीजन है। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इंडियन फेडरेशन जो है वो किसी भी तरह से स्टेट्स के बीच के एग्रीमेंट्स का जो है वो रिजल्ट नहीं है, ये नहीं है। और इसके साथ हमने ये भी देखा कि स्टेट्स के पास इस इंडियन फेडरेशन से सिसिर होने का राइट भी नहीं है। ठीक है, ये इंडियन फेडरेशन क्या है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। आप लोग इस चीज़ को समझ गए। और इसके साथ ही साथ हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया को भी समझा कि टेरिटरी ऑफ इंडिया कहने का क्या मतलब है। हमने ये देखा स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज, और हमने इन सभी चीज़ों को समझा। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है, और हम आते हैं पार्ट 2 में। देखिए पार्ट 2 का सबसे पहले टॉपिक्स देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ओके, तो ये क्या कहना चाहता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है, कि आप ये बोल सकते हैं कि स्टेट के पास पावर है, किसी राज्य सरकार के पास पावर है, नहीं। ये पावर पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के पास है। ये पहला चीज़, कि वो किसी भी यूनियन से मीन्स नए स्टेट्स को जोड़ना, घटाना, कुछ भी। अब देखिए पार्लियामेंट क्या कर सकता है, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, वो किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकता है, किसी भी स्टेट के एरिया को डिक्रीज कर सकता है। इसके साथ ही साथ उसके बाउंड्री को चेंज कर सकता है, और इसके साथ ही साथ वो उस स्टेट का नाम को भी चेंज कर सकता है। मीन्स नए स्टेट को चाहे ऐड करना हो, चाहे एक स्टेट को डिमिनिश करना हो, हटाना हो उसके एरिया को, चाहे उसके बाउंड्रीज को चेंज करना हो, चाहे उसके नाम को चेंज करना हो, ये सारे पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास निहित है। इतना आप लोग समझ गए। अब मैं
आप लोग को आगे ले जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अब जो है हम पॉइंट 1.2, ठीक है, 3 में आ रहे हैं। एक सेकेंड, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, ओके। तो हमने अभी तक दो चीज़ें देखी। दो चीज़ें क्या देखे? ये आर्टिकल 2 देखा और ये आर्टिकल 3 देखा। आर्टिकल 2 का टाइटल क्या है? एडमिशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एंड आर्टिकल 3 का टाइटल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्ट स्टेट्स। अब देखिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस को देख रहे हैं, क्योंकि आपको अगर पढ़ने में आपको दोनों एक ऐसा लग रहा है, लेकिन दोनों एक नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है ये किसी भी नए स्टेट्स की इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, ठीक है, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, उसके इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है ना। और आर्टिकल 2 से पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी तरह के न्यू स्टेट्स को यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट कर सकता है, ठीक है, और नए स्टेट्स का इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। मतलब क्या है? जो यूनियन ऑफ इंडिया, जो स्टेट्स का आज के समय में स्टेट्स नहीं है, अदर देन स्टेट्स को अगर ऐड करना हो तो आर्टिकल 2 के एम्बिट से किया जाएगा। लेकिन जो भी स्टेट्स जो यूनियन ऑफ इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी स्टेट्स जो यूनियन ऑफ इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बीच अगर इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना है उनके टेरिटरीज का, जैसे मैंने कहा बढ़ाना हो, ठीक है, जो मैंने बोला ना कि अगर न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन करना है, चाहे वो दो को अलग करके करे या दो को जोड़ के करे, चाहे वो एरिया को बढ़ाए, चाहे एरिया को घटाए, चाहे बाउंड्री को अल्टर करे, चाहे नाम को चेंज करे, इस तरह का कुछ करना है जो कि इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट है, तो वो हम लोग आर्टिकल 3 के एम्बिट से करेंगे। अब इस चीज़ को समझिए कि कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट में जो है उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो भी प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से। प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से पार्लियामेंट में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है उसको रेफर करेंगे, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एक स्पेसिफाइड पीरियड टाइम दिया जाएगा, और उस टाइम के अंदर उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अपना व्यू देना है, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, हाँ, जैसे मान लीजिए झारखंड, ठीक है, मान लीजिए झारखंड में को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो बिल जो है वो प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन से पार्लियामेंट में रखा जाएगा, और इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है वो झारखंड के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, अभी यहाँ के कौन सीएम है झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, तो उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उस बिल को रेफर करेंगे, और वहाँ इस पर चर्चा होगी, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली झारखंड का वो एक व्यू देंगे। लेकिन ये जो व्यू है ये प्रेसिडेंट पे बाउंड नहीं है, मीन्स वो इस चीज़ पे विचार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है कि उनको फॉलो ही करना है, आप समझ गए। और यदि ये यूनियन टेरिटरीज के केस में हो, तो हम जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है तो वहाँ पे रेफर करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि समझ रहे पार्लियामेंट ही एक तरह से सेंटर गवर्नमेंट है। आप लोग इस चीज़ को समझ गए कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है। यदि आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। तो अभी तक हम लोग आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पढ़ लिए, ठीक है। तो इतना तो हमने समझ लिया कि इंडिया क्या है। इंडिया एक स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट को सुनिए। इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आप समझे, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्टेट्स का बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं,
आप लोग स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं, दो स्टेट को जोड़ सकते हैं, स्टेट्स का नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो स्टेट जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया इनडिस्ट्रक्टिबल है। यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, इसीलिए इंडिया को एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा गया है। वही यूएसए की बात करें तो यूएसए क्या है? एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वहाँ यूनियन को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, वहाँ स्टेट को भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, और नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है ये आर्टिकल 4। देखिए आर्टिकल 4 में कुछ नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 में ही लिखा हुआ है जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, ठीक है। इसके तहत जो हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, उस अमेंडमेंट को अंडर आर्टिकल 368 नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 368 के एम्बिट से उसको नहीं किया जाएगा। उसको किसके एम्बिट से किया जाएगा? उसको जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के तरह के साथ और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 13 के एम्बिट से करेंगे। जिनको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं आर्टिकल 13 के बारे में जब मैं पार्ट 3, अभी में हम लोग पार्ट 1 चल रहे हैं, और पार्ट 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में डिस्क्राइब करता है। अगर मैं आपको बोलूँ पार्ट 2, तो पार्ट 2 किसके बारे में? सिटीजनशिप के बारे में। और पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और इसका जो आर्टिकल 13 है, ठीक है, उस आर्टिकल 13 में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल 13 का एम्बिट से ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस जो है वो किया जाता है, और वो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ। वही अगर हमें संविधान में संशोधन करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, तो वो आर्टिकल 368 के एम्बिट से हम लोग करेंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं। आगे जाने से पहले हम लोग इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज के हम लोग थोड़ा सा इवोल्यूशन को देखते हैं। और इवोल्यूशन को हम लोग किस तरह से देखेंगे? देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैं स्लाइड ला रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, देखिए क्या हुआ। 1947 में हम लोग जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ, इंडिया फ्रीडम हुआ, ठीक है। तो 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इंडिया और पाकिस्तान बनाया गया। और इंडिया और पाकिस्तान को जो है उस समय क्या था, इस समय देखिए जितने भी हमारे ये थे बिफोर, अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो सभी जो है वो दो भागों में डिवाइड थे। कुछ जो है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर आते थे, और कुछ जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर आते थे। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कौन आते थे? जिसके अंदर जो भी हमारा जो एक तरह से एरिया था, जो भी प्रोविंसेस था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट रूल के अंडर था, उसको हम लोग ब्रिटिश प्रोविंसेस कहते हैं। और जो हमारा प्रिंसली स्टेट्स है वहाँ पे प्रिंस, ठीक है, जो राजा वाला जो सिस्टम है वो चलता था। लेकिन वो सभी जो है एक तरह से ब्रिटिश क्राउन का पैरामाउंटेसी जो है वो एक्सेप्ट किए हुए थे। ओके, तो जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस है, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ब्रिटिश के अंडर में थे। लेकिन जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया कि आपके पास हम 3 ऑप्शंस दिया जा रहा है। या तो आप इंडिया में ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप पाकिस्तान में ज्वाइन कर लीजिए, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो आउट ऑफ 552 549 ने तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया। 549 ने प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, लेकिन 3 स्टेट्स ने जो है 3 प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया। वो 3 प्रिंसली स्टेट्स का क्या क्या नाम था? एक था हैदराबाद, ठीक है, दूसरा था जूनागढ़, और तीसरा था कश्मीर। ओके, तो बाद में इस हैदराबाद को बाय पुलिस एक्शन, इस जूनागढ़ को बाय रेफरेंडम, और इस कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के द्वारा भारत में शामिल किया गया। ये तो हमारा बेसिक चीज़ हुआ। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे जो है, सबसे पहले आप समझेंगे किस तरह से जो है वो, तो उस समय क्या किया गया ना, आप इस चीज़ को समझिए।
1950 में अगर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय सारे स्टेट्स को 1 2 3 4 फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। मतलब 4 पार्ट, पार्ट ए, ठीक है, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इन 4 पार्ट्स में सारे जो है स्टेट्स को डिवाइड किया गया और टोटल उस समय 29 स्टेट्स थे, ठीक है। पार्ट ए में कितना था? 9 था, पार्ट बी में 9, पार्ट सी में 10 और पार्ट डी में 11। देखिए, आप लोग को ये फैक्चुअल्स डाटा याद नहीं रखना है कि 9 9 10 11 था, लेकिन आपके पास एक सिस्टम तैयार होना चाहिए कि फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया था उस समय 1950 में, ठीक है। लेकिन ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन कब किया गया? आप समझिए, जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो एक तरह से ये एडहॉक अरेंजमेंट था। एडहॉक अरेंजमेंट कहने का मतलब कि जहाँ मन तहाँ का जो अरेंजमेंट था उस तरह से स्टेट्स को ये किया गया। लेकिन साउथ इंडिया में जो है एक तरह से डिमांड स्टार्ट होना, मतलब डिमांड करना स्टार्ट किया साउथ इंडिया के लोगों ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक बेस पे हमें स्टेट्स दो, क्योंकि वे अपने कल्चर्स को प्रिजर्व करना कर रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने लिंग्विस्टिक बेस पे मतलब भाषा के आधार पे उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया। लेकिन आप समझिए, ठीक है, कि उनका क्या डिमांड था? उनका डिमांड था कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए वो भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है। और जब ये डिमांड धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगा तो जून जून 1948 में एक कमेटी का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है, जिसको कि लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी कहा जाता है और जनरली उसको हम लोग धार कमेटी भी कहते हैं, धार कमेटी, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे वो एस के धार थे और उन्हीं के नाम से ये धार कमेटी किया। लेकिन इस कमेटी ने दिसंबर में, देखिए ये सब डेट आप नहीं याद रखने से भी चलेगा कि जून 1948 में किया गया, दिसंबर 1948 में किया गया। आप एक ओवरऑल व्यू रखिए कि 1948 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और जो है ये धार कमेटी आया और धार कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और उसने इस जो लिंग्विस्टिक फैक्टर है उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, जो स्टेट्स का अरेंजमेंट होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे ही होना चाहिए। इस लिंग्विस्टिक फैक्टर जो है, ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। कहने का मतलब है कि आप 2 चीज़ तो पहले याद रख लीजिए कि सबसे पहला कमेटी जो आया था वो धार कमेटी बना, इसके चेयरमैन जो थे वो एस के धार थे, ठीक है। और तीसरा चीज़, इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया? इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से सही है, ये लिंग्विस्टिक जो बेसिस पे जो डिमांड है वो गलत है। बस आप लोग इतना ही याद रखिए, ठीक है। लेकिन जब डिमांड और तेज़ी से बढ़ने लगा तो उसी साल और उसी महीने दिसंबर 1948 में 1948, ठीक है, 1948 में एक और कमेटी का अपॉइंटमेंट किया जाता है और उस कमेटी का नाम था JVP कमेटी। देखिए ये कमेटी क्या है, इस कमेटी के कौन कौन मेंबर्स थे? इस कमेटी के 3 मेंबर्स थे और इसका जो नाम है वो इस नाम से ही आपको पता चल जाएगा, JVP। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। और इस कमेटी ने कुछ महीने बाद अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। और इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट सबमिट किया? इस कमेटी ने भी ये जो लिंग्विस्टिक आधार पे जो डिमांड है उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने भी कहा नहीं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आधार है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का आधार है, यही हमारा बेस होगा। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन ये टर्न ऑफ जो किया वो कहाँ पे किया? वो यहाँ पे किया कि 1 पर्सन थे, उन पर्सन का नाम था, आप इनका नाम याद रखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पोट्टी श्रीरामालू, ठीक है। ये जो बंदा है, दिस पर्सन जो है वो बैठ जाते हैं हंगर स्ट्राइक में और आफ्टर 56 डेज हंगर स्ट्राइक
जो है इनका हो जाता है डेथ। और जब इनका डेथ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। और ड्यू टू दिस रीज़न और इस प्रेशर में आके अक्टूबर 1953 की बात मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा के आधार पे पहला राज्य आंध्र प्रदेश का स्थापना होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश राज्य जो है बनाया जाता है, जो कि उस समय मद्रास जो थे उस मद्रास से अलग किया जाता है। तो आप लोग समझ गए इतना चीज़ कि पहला लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है, तो आपको पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, इससे एक रिलेटेड पर्सन क्या है, तो पोट्टी सीतारामल्लू। और किससे आंध्र प्रदेश अलग हुआ, तो मद्रास से। उससे पहले क्या क्या कमेटी आए, तो पहला धार कमेटी हमने पढ़ा, दूसरा हमने जेबीपी कमेटी पढ़ा। लेकिन जब 1953 में आंध्र प्रदेश को जो है मद्रास से अलग करके सेपरेट करके बनाया जाता है, तो बाकी स्टेट्स भी तो डिमांड करेंगे भाई, जब खीर बटेगा तो सब मांगेंगे। तो अब क्या होता है आप समझिए। ठीक है, तो जब डिमांड स्टार्ट हुआ तो दिसंबर 1953 की बात है, 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, जिसके 3 मेंबर्स थे। एक तो थे फजल अली, दूसरा थे के एम पन्नीकर, एंड थर्ड वन एच एन कुंजरू। ये जो फजल अली है, ये फजल अली इस कमीशन के चेयरमैन बने, इसीलिए इस कमीशन को फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। तो 3 मेंबर्स जो है फजल अली कमीशन के मेंबर्स थे। पहला तो नाम से ही आपको पता है फजल अली, इसके अलावा आप लोग 2 नाम याद रखिए, के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू। 1953 में इस कमीशन को स्टेब्लिश किया जाता है ताकि इन सभी चीज़ों को देखे, और आफ्टर 2 ईयर अप्रोक्सीमेटली सितंबर 1955 में ये कमेटी जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। और इस कमेटी ने एक्सेप्ट किया कि यस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का बेसिक लैंग्वेज हो सकता है। देखिए, हो सकता है। इस कमेटी ने कहा कि लैंग्वेज तो बेसिक हो सकता है, लेकिन इस कमेटी ने 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के जो थ्योरी है उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज के आधार पे हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक स्टेट एक लैंग्वेज के आधार पे आप लोग डिमांड करने लगो। मीन्स भारत में जितने स्टेट्स है, जितने लैंग्वेज है उतने स्टेट्स का आप लोग डिमांड करने लगो, ये सही नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द पैरामीटर्स में एक लैंग्वेज भी एक पैरामीटर्स रखा जा सकता है, लेकिन इन्होंने 1 लैंग्वेज 1 स्टेट्स के थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को समझिए। इस कमेटी ने, इस फजल अली कमेटी ने कहा कि 4 मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला मेजर फैक्टर्स उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से भी किया जाए, लेकिन देश का यूनिटी जो है और इंटीग्रिटी जो है वो स्ट्रेंथ होना चाहिए और वो प्रिजर्व होकर रहना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ देश की कंट्री के साथ, इस जो कंट्री है, इस कंट्री के सिक्योरिटी के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मीन्स जो भी फैक्टर्स रहे वो यूनिटी को और देश की सिक्योरिटी को प्रिजर्व करके रखें, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग का कि एक तो हम मानते हैं कि लिंग्विस्टिक और जो है कि कल्चरल होमोजेनिटी है वो एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तीसरा चीज़ कहा कि इतना के बाद भी हम लोग ये भी देखेंगे कि उस स्टेट्स का फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, इन सभी फैक्टर्स को हम देखेंगे। हम लोग फाइनेंशियल फैक्टर भी देखेंगे, हम लोग इकोनॉमिक देखेंगे, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर भी देखेंगे। हम सारे चीज़ों को देखेंगे कि वो स्टेट्स एक अलग स्टेट्स का ऑर्गेनाइज करने से, या क्या ये फाइनेंशियली सही है, क्या ये इकोनॉमिकली सही है, और साथ ही साथ क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से सही है कि नहीं है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी बनेगा वो एक वेलफेयर प्रोग्राम के तहत प्लानिंग ऑफ वेलफेयर और प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, ताकि लोगों को भला हो सके और साथ ही साथ नेशन जो है एज ए होल डेवलप कर सके। इन सभी फैक्टर्स को हम साथ रख के ही नए स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। और इसके साथ ही साथ ये सभी तो 4 जो है वो इन्होंने कुछ कह दिया। ठीक है, और इन्होंने 1 नेशन
वन लैंग्वेज वन नेशन को रिजेक्ट किया, लेकिन लिंग्विस्टिक आधार पे कहा कि हाँ दिस वन विल बी ए फैक्टर। बट हम लोग देखेंगे कि इस कमीशन ने इसके साथ एक सजेशन भी दिया। उन्होंने ये कहा कि मैंने जो भी बताया ना आपको, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद स्टेट का स्टेट जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। टोटल 29 स्टेट्स, 9, 9, 10, 11। तो उन्होंने कहा कि ये जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है इसको आप लोग एबोलिश कर दीजिए, और एबोलिश करके आप लोग इसको 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में आप लोग डिवाइड करके बनाइए। लेकिन हम लोग देखेंगे कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया जाता है, 1956 लाया जाता है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, 1956 के द्वारा। और इसमें इन्होंने तो क्या कहा, इन्होंने कहा 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है 1 नवंबर 1956 से बनाया। क्या आप लोग इस चीज़ को समझ गए? यदि मैं आपको पूछूं कि पहला क्या लाया गया, तो आप पहला क्या बोलिएगा? धार कमीशन। अगर आपको दूसरा पूछा जाए तो जेबीपी कमेटी, या तीसरा पूछा जाए तो फजल अली कमीशन। इनके मेंबर्स आपको याद रहेंगे, 1, 2, 3, फजल अली के 3, ठीक है। इसके साथ ही पहला स्टेट आप लोग को याद रहेगा, है ना। और इस फजल अली कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि लिंग्विस्टिक बेस पे पहला जो कमीशन वो कौन जो है वो बताया, तो कौन बताया? फजल अली कमीशन। लेकिन क्या इसने वन लैंग्वेज वन नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया? बिल्कुल नहीं किया। और साथ ही साथ इन्होंने किस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन की दिया कि 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन को एबोलिश कर देना चाहिए? तो फजल अली कमीशन ने दिया। और इसके साथ इन्हें क्या रिकमेंडेड किया कि 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इस चीज़ को आप लोग समझ गए? चलिए मैं अब 1956 के बाद की कहानी बताता हूँ। देखिए 1956 के बाद बहुत सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली जो है उसको पोर्तुगीज के ये अंडर था, तो 1954 में जो है वो पोर्तुगीज से जो है वो लिबरेशन करा के इसको लाया जाता है। फिर 1961 में जो है इसको फिर आप समझ रहे हैं 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। फिर गोवा दमन दीव है हमारा, ठीक है, गोवा दमन एंड दीव। इस गोवा एंड दमन दीव को क्या किया जाता है 1961 में, ठीक है, जो है वो पोर्तुगीज के अंडर में था तक, इसको पोर्तुगीज से जो है इसको लिया जाता है। और उसके बाद 1962 में इन सभी को यूनियन टेरिटरीज बनाया जाता है। और 1987 में इस गोवा को स्टेट का दर्जा दिया जाता है। फिर हम पुदुचेरी देखेंगे, वो फ्रांस के अंडर में था, ठीक है, तो उसको भी जो है वो फ्रेंच के अंडर से लिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे स्टेट्स है, नागालैंड है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है। इन सभी चीज़ों को जो है एक एक करके ये किया जाता है। और आज के समय में अगर हम देखें, मैं एक्चुअली आज का समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी लिस्ट तो आपको मिल जाएंगे। आप अगर गूगल में सर्च कीजिएगा, या तो मैं एक काम करूँगा अपने फेसबुक चैनल में, ठीक है, फेसबुक चैनल में मैं सारे के लिस्ट जो है वो कब कब क्या बना उसको मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग जो है मेरा फेसबुक चैनल जो है इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके फेसबुक चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, आज के समय में 21 स्टेट्स में, जब ये आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020 कब 1 मई मजदूर दिवस 2020 के दिन, उस समय 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। कुछ चेंजेस किए गए हाल में, उन सभी चीज़ों को हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो इस जम्मू एंड कश्मीर का यदि हम देखें कैपिटल जो है, एक सेकेंड,
कैपिटल जो है वो विंटर कैपिटल क्या है, जम्मू है, और समर कैपिटल कश्मीर है, सॉरी श्रीनगर है। तो यदि आपको जम्मू कश्मीर का विंटर कैपिटल पूछा जाए तो क्या होगा, जम्मू होगा, और समर कैपिटल पूछा जाए तो वो श्रीनगर होगा। इसके साथ ही साथ इसका लैंग्वेज उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, लद्दाखी, इस तरह से बहुत सारे हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। ये तो हुआ पहला चीज़। सेकंड हम लोग आ रहे हैं। सेकंड जो है एक यूनियन टेरिटरीज बनाया गया जिसको हम लोग कह रहे हैं लद्दाख। ठीक है, ये जो है इन दोनों को 31 दिसंबर 2019 जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये भी एक बेसिक फैक्ट है, आप लोग याद कर लीजिए। थर्ड में आ रहा हूँ। देखिए यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट आप लोग देख लीजिए, क्योंकि स्टेट्स की लिस्ट तो जनरली आपको पता ही होगा। इसमें दो मेन बदलाव किए गए। यहाँ देखिए, ये जम्मू कश्मीर को ऐड किया गया, भले ये स्टेट्स का पार्ट था, और ये लद्दाख को ऐड किया गया। और इसके साथ ही साथ ये जो दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव को जो है वो मिला के एक यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया। यहाँ पे एक बदलाव किया गया। तो आज के समय में 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। सबकी कैपिटल देखिए लिखा हुआ है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली जो है दमन द्वीप है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का दिल्ली है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जम्मू है, लद्दाख का लेह है, लक्षद्वीप का कावारती है, और पुदुचेरी का पुदुचेरी है। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ। इस जम्मू कश्मीर को देखिए कब किया गया, 31 अक्टूबर 2019 में किया गया। ठीक है, 5 अगस्त 1970 जो है 2019 को जो है इसका नोटिफाई किया जाता है इसको। और ये एक चीज़ आप यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जम्मू कश्मीर जो है विथ ऑन लेजिस्लेचर, इसका अपना लेजिस्लेचर है। ठीक है, वहीं लद्दाख का जो है वो अपना लेजिस्लेचर नहीं है। अगर हम दादरा एंड नगर हवेली को बात करें तो इसका स्टेब्लिशमेंट जो है और दमन दीव, इसको जो है एक यूनियन टेरिटरीज मर्ज करके 26 जनवरी 2020 से किया गया। इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं। और इसका इस्टेब्लिशमेंट क्या, देखिए एक सेकंड, हाँ, दमन दीव का इस्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है, 30 मई 1987 में, और दादरा एंड नगर हवेली का 11 अगस्त 1961 में। देखिए ये अभी इतना अब रिलेवेंट नहीं रहे ये सभी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि इन दोनों को जो है यूनियन टेरिटरी जो है मर्ज करके जो किया गया वो 26 जनवरी 2020 को किया गया। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अब देखिए हम अगले वीडियोज़ में पार्ट 2 मैं अगले वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूँ, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, अगले वीडियोज़ में हम पार्ट 2 जो सिटीजनशिप है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जो है हम लोग फंडामेंटल राइट्स जितने भी है, उसके बाद हम लोग DPSP जितने भी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बाद जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, धीरे धीरे हम लोग पूरे बेयर एक्ट को देखेंगे। हमने इस वीडियो में 4 आर्टिकल्स 1 2 3 4 को हमने देख लिया। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। एक सेकेंड, धन्यवाद।